सल्तनत काल। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। गुलामों को फारसी में बंदगौ कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। चांदी का टांका एवं तांबा का जीतल। इक्ता प्रणाली चलाई। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान ए चिहलगनी के नाम से जाना गया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। दिल्ली का कुबत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक को सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज सुल्तानी का निर्माण दिल्ली एक कोहना के निकट करवाया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी माँ शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोगा या काबा या कुलह टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को आमीर अखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं द्वारा कैथल के पास कर दी गई। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नसीरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान चिहलगनी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाली अर्ध सभ्य जाति थी तथा उनका पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे
तथा सभी प्रकार का मांस खाते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिक का सर्वथा अभाव था। यद्यपि माँ का सम्मान करते थे, वे विभिन्न कबीलों में बटे थे। उन्हीं कबीलों में से एक में 1163 ईस्वी में तेमुचिन उर्फ चंगेज़ खां का जन्म हुआ, जिसे महान चंगेज़ खां और श्रापित दोनों पुकारा गया। इसका पिता यसुगोई बहादुर था। राज दरबार में सिजदा एवं पैबॉस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक समुद्दीन कैमूर्स था। खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलो खड़ी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने करामानिकपुर इलाहाबाद में कर दी। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरशास्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। इसने खम्स लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को भेजा। जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला तथा 1000 खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया। सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। अलाउद्दीन के मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। सहना मंडी, यहाँ खाद्यान्नों की बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय अदल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक, तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख फिरोज शाही से मिलती है। खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो, रिहिला इब्न बतूता एवं फतूह सालातीन इसामी की कृति है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब, सेंसर का नाजिर, नाप तौल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क नामक एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर थे। चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। गढ़ी कर घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 ईस्वी से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण 1298 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में, तीसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में, चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में, पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में अली बेग और तारताक के नेतृत्व में एवं छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कबक एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई।
कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी में दिल्ली की सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। बर्नी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौरा करता था। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर-ए-कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा फरिश्ता के अनुसार, तांबा बर्नी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपए टंका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी। अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभासूर नामक जैन साधुओं के साथ विचार विमर्श किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी में सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निज़ामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजूदन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के निकट 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी में हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमीन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर, खराज,
यानी कि लगान, खुम्स यानी युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं ज़कात को वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख हैं। इसके शासनकाल में खिजराबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ में अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान खैरात की स्थापना की। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय में थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान बंदगान की स्थापना की। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। इसने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही की रचना की। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीक को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान उपाउद्दीन द्वारा दलायत-ए फिरोज शाही के नाम से अनुवाद करवाया। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए जिसे अद्दा एवं विख कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खाने जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली के पालम तक ही रह गया। तैमूर लंग ने सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। नसीरुद्दीन के समय में ही मलिक सर्सक पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजरा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत-ए-आला की उपाधि से ही खुश रखा। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख-ए-मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। वह 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। वह अपने सरदारों को मकसद-ए-अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोधी का पुत्र निज़ाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति
को तोड़कर उसके टुकड़े को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मज़ार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए नियंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया था। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान होता था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। अमीर का महत्व चरमोत्कर्ष पर था लोदी वंश के शासनकाल में। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस-ए खलवत कहा गया। मजलिस-ए खास में मजलिस-ए खलवत की बैठक होती थी। बार-ए-खास में इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। बार-ए-आज़म सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग। वजीर प्रधानमंत्री, राजस्व विभाग का प्रमुख। मुशरिफ-ए-मुमालिक महालेखाकार, प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा। मजमू आदर उधार दिए गए धन का हिसाब रखना। खजीन कोषाध्यक्ष। आरिज़-ए-मुमालिक दीवान-ए-अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी। सद्र-उस-सुदूर धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख। काजी-उल-कजात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। बरीद-ए-मुबालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। वकील-ए-दर सुल्तान के व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दीवान-ए-खैरात दान विभाग। दीवान-ए-बंदगान दास विभाग। दीवान-ए-इस्तिहाक पेंशन विभाग। दीवान-ए-मुस्तखराज वित्त विभाग। दीवान-ए-कोही कृषि विभाग। दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग। दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था। इसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब या वली या मुफ्ती द्वारा संचालित होता था। इक्ताओं को सिकों जिलों में विभाजित किया गया था, जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, जो एक सैनिक अधिकारी था। राजस्व यानी कर व्यवस्था। उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर, संपत्ति का 40वां हिस्सा। जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। खम्स यह लूटे हुए धन, खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था, तथा शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिकों अथवा खजाने प्राप्त करने वाला व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रख लिया। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया। सिकों को परगनों में विभाजित किया गया था। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी था और मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। एक शहर या 100 गांव के शासन की देखरेख आमिर-ए-सदा नामक एक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। सुल्तान की अस्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलीक या अर्राद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे,
कुरान, हदीस, इज्मा एवं कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया है। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था।